हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो भैया, उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितना पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं। आज हम जो है अपने नए चैप्टर पर आ चुके हैं और जिसका नाम है उत्पादन फलन परंपरागत सिद्धांत। गाइस, अब हमें जो सारा का सारा फोकस करना है वो करना है हमें एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले हमने जो है उपभोक्ता बन के सोचा, लेकिन अब उपभोक्ता बन के नहीं सोचना है, अब हमें सोचना है उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उपभोक्ता को चाहिए था मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, हम उसको दिला चुके हैं, बता चुके हैं कि भैया तू कहां पर संतुलन में होगा। ठीक है जी, अब हमारा जो मुद्दा है अब है उत्पादक का। ठीक है, वही सारी चीजें जो भैया हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, अब हमें वही की सारी चीजें हमें जो है अब एक उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पढ़नी है कि उत्पादक जो है वो क्या चाहता है। उत्पादक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कैसे मिलेगा, कब वो संतुलन में होता है, ये सारी की सारी चीजें अब हमें जो है पढ़नी है। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है उत्पादन फलन परंपरागत सिद्धांत। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और सबसे बढ़िया बात है बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर है क्योंकि बहुत ही ऊपर से ये जाने वाला चैप्टर है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस में है। ठीक है जी, तो अब करते हैं हम अपना मुद्दा शुरू। ठीक है, देखो वीडियो जो है वो लंबी होगी, वो तो आपने देख ही लिया होगा, बट गाइज आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये गारंटी है मेरी कि आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो जो डाउट है, एक एक डाउट आपका इस वीडियो से जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक ही रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करके देखिएगा। ठीक है, बिना बकवास किए, बकवास जितनी होगी उतनी ही कम करूंगा, बट आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए कि उत्पादन फलन जो है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। तो आपको उत्पादन फलन पता होने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया उत्पादन का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब तक हमें उत्पादन का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम उत्पादन फलन का मतलब भी नहीं बता सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उत्पादन किसको बोलेंगे, प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भाई वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण करना जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका उत्पादन। ठीक है, यही बोलोगे आप, बिल्कुल सही बात है, इसी चीज को प्रोडक्शन करते हैं। और ये कौन करता है जी? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण ये करता है उत्पादक। कौन करता है? ये करता है उत्पादक। ठीक है, उत्पादक जो है वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी, तभी तो भैया वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होगा। बिना किसी इनपुट के जो है वो कैसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेगा? तो यहाँ पर अब आपको जो है दो वर्ड को समझना गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो वर्ड है गाइस उसको कहते हैं आगत। क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं आगत और इंग्लिश में इसको कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। आगत क्या होता है गाइज? आगत उन सभी, ये कह सकते हो वस्तुओं को कहते हैं, उन सभी साधनों को कहते हैं जिससे हम क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं। इसको आप शॉर्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसको गाइस कहते हैं उत्पादन के साधन। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं उत्पादन के साधन। अब ये उत्पादन के साधन का क्या मतलब होता है? साधन सिंपल सी बात है कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। भाई इसके नाम में ही पे सब कुछ लिखा होता है। नाम है उत्पादन के साधन। इसका क्या मतलब हुआ कि वो साधन जो उत्पादन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं? हर वो चीज रिसोर्स होती है जो दूसरी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में काम आती है। क्या बोला मैंने? हर वो चीज रिसोर्स होती है, हर वो चीज साधन होती है जो दूसरी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में क्या करती है? हेल्प करती है। अब यहाँ पर गाइस बेसिकली जो है 4 तरीके के साधन होते हैं, ये आपको जो है ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको कहते हैं जी भूमि, श्रम, पूंजी,
ठीक है, और लास्ट आपका जो आया है उद्यम। ये जो चार ये जो साधन है गाइज, इन 4 साधनों को जो है उत्पादन के साधन माना जाता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही 4 है गाइज, और भी जो है इनपुट हो सकते हैं, और भी उत्पादन के साधन हो सकते हैं जो क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करते हैं। लाइक कच्चा माल हो गया, आपका रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका उत्पादन के साधन होते हैं, इनपुट होते हैं। ठीक है, हर वो चीज इनपुट है जो आउटपुट क्रिएट करने में क्या करेगी, आउटपुट क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली आपको जो है ये 4 ध्यान रखना है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जो मेनली है। ठीक है जी। अच्छा, अब आती है भूमि को जो है, चलो इधर आ जाइए, अब आ जाइए निर्गत। दूसरा जो वर्ड आपको ध्यान रखना है निर्गत, ये क्या है जी, ये है आउटपुट। क्या है ये, इसको कहते हैं आउटपुट। अब ये आउटपुट क्या चीज है, आउटपुट क्या है गाइज, इनपुट से ही आउटपुट बनता है। मैंने बोला उत्पादक क्या करता है, उत्पादक जो है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाइज उत्पादन की मात्रा। क्या बोलते हैं, उत्पादन की मात्रा। मतलब कि हमारे पास जो वस्तुओं और सेवाएं, ठीक है, जो वस्तुएं और सेवाएं हमारे पास जो है बन के निकलती है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो आता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम आउटपुट बोलते हैं, निर्गत। ठीक है, आ गई बात समझ में। उत्पादन का क्या मतलब होता है, इनपुट का क्या मतलब होता है, आउटपुट का क्या मतलब होता है। आगत किसको कहते हैं, निर्गत किसको कहते हैं, जो वस्तुएं सेवाएं बनकर आई हैं, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम से, उसी को हम क्या बोलेंगे, निर्गत बोलेंगे। और आगत क्या है, इनपुट, उत्पादन के साधन जिसकी हेल्प से हमने क्या करा है, आउटपुट को जो है क्रिएट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है भाई। हमारे पास था इनपुट, ठीक है, और हमारे पास क्या निकल कर आया है, हमारे पास निकल कर आया है आउटपुट। ठीक है, इनपुट में हमारे पास क्या था, इनपुट में हमारे पास जो है उत्पादन के साधन थे। क्या था, उत्पादन के साधन थे हमारे पास, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया है, आउटपुट में हमारे पास वस्तुएं और सेवाएं, ये जो है हमारे पास आ गया है। अब गाइज भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम जो है, हमने देखो अब ये तो थे हमारे पास, बट हमने क्या करा है, किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हमने क्या करा होगा, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करा होगा। भाई हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, मशीनरी है, बट मशीन क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो हमने क्या करा होगा, किसी ना किसी तकनीक से, भाई आउटपुट हमारे पास साधन तो है, बट जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक आपके साधनों का क्या काम। तो हमने क्या करा है, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं और अपने इनपुट को क्या करते हैं, अपने इनपुट को जो है आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो अब आते हैं बात मुद्दे पर। हमने इतनी बकवास जो है वो क्यों पढ़ी है, हमने इतनी बकवास इसलिए पढ़ी है क्योंकि अब आपका चैप्टर का नाम है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन जो है, क्या डेफिनेशन निकल कर आती है इसकी, कि भाई उत्पादन फलन जो है ना, उत्पादन फलन क्या करता है, आगतों के बीच और निर्गतों के बीच। क्या बोला मैंने, उत्पादन फलन जो है आगतों के बीच मतलब इनपुट और निर्गतों के बीच क्या करता है, भौतिक संबंध को जो है दर्शाता है या फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको बेटर लग रहा है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं कि उत्पादन फलन जो है, ये भी लिख सकते हो आप, उत्पादन फलन जो है दी हुई तकनीक के अंतर्गत, तकनीक जरूर लिखना ये वाली लाइन, दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है जी, तो चैप्टर का नाम मुझे समझ में आ गया कि भैया जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप को शो करेगा, अगर टेक्नोलॉजी गिवन है तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम बोलेंगे उत्पादन फलन। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मेरा जो अगला मुद्दा है गाइज वो ये है
कि भैया मैंने आपको बताया कि भाई उत्पादन के साधन क्या करते हैं, उसकी मदद से हम आउटपुट को क्रिएट करते हैं। बट यहां पर गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साधन, इसको हम कारक भी कह सकते हैं, फैक्टर। ठीक है, साधन या कारक एक ही चीज होती है, आपको इतना जो है झमेले में नहीं पड़ना। आपकी बुक में कारक भी लिखा हो सकता है, आपकी बुक में साधन भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना गाइस। ये जो है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्थिर साधन या स्थिर कारक भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं परिवर्ती साधन, या आप इसको जो है परिवर्ती कारक भी कह सकते हो। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये स्थिर साधन और परिवर्ती साधन जो है क्या होते हैं। बट आपको इसको समझने के लिए उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है समय काल। क्या है? समय काल, टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड भी आप कह सकते हो। दो तरीके का होता है, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल जो है क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है। अल्पकाल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, आपके पास टाइम पीरियड कम है। कह रहा है अल्पकाल समय की एक ऐसी अवधि होती है जो स्थिर साधनों को बदलने के लिए आवश्यक समय से कम होती है। मतलब कि स्थिर साधनों को बनाने के लिए जितना भी टाइम हमारे को लगना चाहिए, अल्पकाल में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। और दीर्घकाल का क्या मतलब है? कह रहे दीर्घकाल समय की एक ऐसी अवधि होती है जिसमें फर्म आवश्यकता अनुसार उत्पादन के सभी साधन बदल सकती है। मतलब चाहे स्थिर साधन हो चाहे परिवर्ती साधन हो, दीर्घकाल का मतलब है आपके पास लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम पीरियड है। आप स्थिर भी बदल सकते हो, परिवर्ती भी बदल सकते हो, दोनों बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि हमें पहले तो ये तो पता होना चाहिए साधन होते कौन से हैं। ये स्थिर किसको कहते हैं और परिवर्ती जो है किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर कारक किसको कहते हैं? कह रहे जी स्थिर साधनों से अभिप्राय उन साधनों से होता है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती। और क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? क्योंकि उनके निर्माण में या उनको बनाने में जो है, उनके बनने में बहुत समय लगता है। मतलब वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारे के सारे फैक्टर्स जिसको बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, जिसको हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो है नहीं पा सकते हैं, उन सभी साधनों को स्थिर साधन या स्थिर कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इमारत, मशीन, प्लांट। ये बात मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। अगर मैं चाहूं मुझे अभी बिल्डिंग मिल जाए तो मेरे को अभी बिल्डिंग नहीं मिल सकती है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में कम से कम 6 से 8 या 1 साल लग जाता है। ठीक है, अगर मैं चाहूं मुझे अभी प्लांट मशीन मिल जाए मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। प्लांट और मशीन बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो भैया ये वो साधन होते हैं जिनको हम शॉर्ट टाइम पीरियड में, अल्पकाल में हम नहीं बना सकते। इसके निर्माण में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा जो होता है परिवर्ती साधन। क्या है? परिवर्ती साधन से अभिप्राय उन साधनों से होता है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, ईंधन हो गया, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें परिवर्ती साधन हैं, जिसको मैं अल्पकाल में अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी मुझे जरूरत है मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। अगर मेरे को अभी चाहिए कि मेरे को जो है 100 टन जो है रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं अभी मार्केट से खरीद के ले आऊंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, लेबर चाहिए, तो मैं इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता हूं? मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं, क्योंकि इसको बनाने में, इसके निर्माण में टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम लगता है। इसको मैं अल्पकाल में अपने अनुसार बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं गाइस? ये सभी जो है उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के जो साधन है या उत्पादन के जो कारक हैं, ये दो तरीके के होते हैं गाइस। एक होते हैं स्थिर और एक होते हैं परिवर्ती। स्थिर वाला कब मिलेगा? बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, दिमाग में फिट कर लेना है, घोल कर पी जाना है। स्थिर वाला साधन आपको केवल दीर्घ काल में ही मिल सकता है, अल्पकाल में आपको स्थिर साधन नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि मेरे भाई स्थिर साधन को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, अभी अभी मैंने आपको बताया।
लेकिन गाइस जो परिवर्ती साधन है ये आपको दोनों ही टाइम में मिल जाएगा, अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि भाई ये तो अल्पकाल में मिल ही जाएगा। अब जो चीज अल्पकाल में मिल रही है वो दीर्घकाल में तो मिल ही जाएगी, जो चीज आपको शॉर्ट टर्म में मिल रही है वो तो लॉन्ग रन में तो आपको मिल ही जाएगी। लॉन्ग रन में तो मेरे पास टाइम बहुत ही ज्यादा है, तो परिवर्ती वाला जो है वो आपको दोनों ही टाइम में मिलता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और जो स्थिर वाला होता है वो आपको केवल शॉर्ट में नहीं मिलेगा, केवल लॉन्ग में ही मिलेगा। इसमें आपको गांठ बांधकर ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कितने तरीके के साधन होते हैं। देखो स्थिर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे ये लिख दिए मैंने 3-4, और परिवर्ती भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, और पीछे भी आपको बताए थे लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, श्रम, यहाँ पे पूंजी, उद्यम, ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये सब उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस दिक्कत ये है कि जो उत्पादन के जो साधन होते हैं तो बहुत सारे हो गए। आगत जो है आपके पास, जो इनपुट होता है, इनपुट आपके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उन सभी इनपुट को एक साथ नहीं ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। हम उन सभी इनपुट को एक साथ नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि गाइस सबसे पहली दिक्कत परेशानी तो ये होती है कि जो हमारा ग्राफ होता है उसमें हमारे पास केवल दो ही एक्सिस होती हैं। एक तो होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, जिसकी वजह से केवल दो ही साधन आ सकते हैं, केवल दो ही इनपुट को हम ले सकते हैं, बाकी किसी को भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है? दूसरी प्रॉब्लम ये होती है अगर इतने सारे इनपुट हैं, अगर इतने सारे जो इनपुट हैं, अगर इनकी वैल्यू भी आपको दे रखी हो तो गाइज इसको आप मैथमेटिकली जो है सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा जो है आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने ये बोला कि भाई आपको केवल दो आगत लेने हैं। आपको क्या करना है? आपको केवल जो है दो आगत लेने, केवल। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से लेने हैं। एक तो आपको लेना है श्रम और दूसरा आपको लेना है पूंजी। क्या क्या बोला मैंने? श्रम और पूंजी। सारे क्यों नहीं ले सकते? फर्स्ट आपकी बाउंडेशन ये है कि ग्राफ पे आपकी केवल दो ही एक्सिस होती है, जिसकी वजह से हम केवल दो ही साधनों को शो कर सकते हैं। सब इनपुट का कर्व बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है हमारी। साथ के साथ दूसरा क्या है, अगर इनकी वैल्यूज भी आपको दे रखी हो तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा टफ है, इसलिए इसमें हम केवल दो ही इनपुट लेते हैं। बाकी सभी इनपुट को हम ये कह सकते हैं इग्नोर कर देते हैं। केवल दो ही इनपुट से काम चलेगा, श्रम और पूंजी। ये मुद्दा आपको घोल कर पी जाना है अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है। अब आते हैं अपने अगले मुद्दे पर। अब गाइस क्योंकि आपके साधन जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, इसकी वजह से जो है आपका जो उत्पादन फलन है ये भी गाइस आपका जो है दो तरीके का होता है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक तो होता है गाइस अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा जो होता है आपका उसको कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। क्या बोला मैंने? एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। अब ये दोनों क्या दिक्कत क्या परेशानी है, बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है कि क्या दिक्कत क्या परेशानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन की। कह रहे जी जब अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर रखते हुए, जब अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर रखते हुए एक परिवर्ती साधन जैसे कि कच्चा माल, श्रम वगैरह की मात्रा बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो इस स्थिति में लागू होने वाले नियम को परिवर्ती साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्या बोल गया ये गाइस? अभी मैंने आपको बताया कि भाई अल्पकाल में केवल कौन से वाले साधन मिल सकते हैं? ये वाले परिवर्ती साधन, जिसको बनाने में काफी समय नहीं लगता। ये अल्पकाल और दीर्घकाल आपको दोनों में मिल जाएंगे, जैसे कच्चा माल, श्रम, ईंधन। लेकिन जो स्थिर वाले होते हैं इनको बनाने में काफी समय लगता है, इमारत, प्लांट, मशीन, ये केवल दीर्घकाल में ही आपको मिलेंगे। तो गाइज अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में अन्य साधन स्थिर रखते हुए, मतलब स्थिर साधन हमारे पास जैसे थे ये अब भी हमारे पास वैसे के वैसे ही रहते हैं। मतलब मैंने अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन खोली, एक मशीन अगर मैंने लगा दी तो भैया वो मशीन एक ही रहेगी, ठीक है। मैं केवल अपने परिवर्ती साधन, लेबर वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह इनको चेंज कर सकता हूं। तो जब अन्य साधन स्थिर रखते हैं, जो जैसा पहले था मशीन वो उतनी रहेगी,
एक परिवर्ती साधन की मात्रा बढ़ाकर, अपना कच्चा माल हो गया, लेबर वगैरह हो गई, इनको बदलकर जब मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो इस स्थिति में जो नियम लागू होता है उसको गाइस परिवर्ती साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं। लेकिन जो गाइस दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? दीर्घ काल में मैंने आपको बोला दोनों ही साधन बदल जाएंगे, स्थिर वाले तो बदलेगा ही बदलेगा और परिवर्ती वाला भी बदल जाएगा। इसलिए जब दीर्घ काल में सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो इस स्थिति में लागू होने वाले नियम को पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। बहुत 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 ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है, बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको बोला उत्पादन फलन दो तरीके का होता है क्योंकि साधन दो तरीके के हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन में केवल परिवर्ती साधन बदलकर हम अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं, इसलिए इस सिचुएशन में जो लॉ अप्लाई होता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, परिवर्ती साधन के प्रतिफल का नियम। और क्योंकि दीर्घ काल के अंदर हम सभी साधन बदल सकते हैं और सभी साधन बदलकर हम अपना उत्पादन बढ़ाते हैं, इसलिए गाइज इस स्थिति में जो नियम लागू होता है उसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्यों है इसका नाम पैमाने के प्रतिफल? क्योंकि गाइज जब हम अपने सभी साधन बदल देंगे स्थिर और परिवर्ती तो आपके उत्पादन का पैमाना ही चेंज हो जाएगा। पहले आपके पास 2 मशीनें थी, आपके पास 10 मशीनें हैं, ठीक है। पहले आपके पास 10 लेबर थी, अब आपके पास 100 लेबर है, तो आप अपने उत्पादन का पैमाना ही बदल सकते हो। इसलिए इस सिचुएशन पे जो नियम लागू होता है उसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसको परिवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइज यहां पर केवल परिवर्ती साधन ही बदल सकते हैं, स्थिर साधन हम यहां पर नहीं बदल सकते हैं, इसलिए इसका नाम जो है परिवर्ती साधन के प्रतिफल का नियम है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, उत्पादन फलन की डेफिनेशन लिखनी हो, ये डेफिनेशन लिखेंगे। उत्पादन फलन दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। आगत मैं आपको बता चुका हूं, उत्पादन के साधन, निर्गत मैंने आपको बता दिया आउटपुट, ठीक है। उत्पादन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, साधन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, अल्पकाल में कौन सा नियम लगता है, दीर्घकाल में कौन सा नियम लगता है, ये मुद्दा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ। तो भैया इस चैप्टर को आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 वर्ड को समझना पड़ेगा कि जी कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद ये क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, इसको टीपी या टीपीपी भी कहते हैं, एपी या एपीपी भी कहते हैं, एमपी या एमपीपी भी कहते हैं, ठीक है। टोटल, एवरेज और मार्जिनल, ठीक है। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका नाम है इंग्लिश में। टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एक ही बात है, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एक ही बात है, और यहाँ पर सीमांत, मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये आपकी एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, बट उससे पहले गाइज एक चीज हमारी जो है रह गई है जिसका नाम है वही उत्पादन फलन। अगर हम उसको एल्जेब्रिक बीजगणितीय फॉर्म में लिखे तो उसको गाइज कैसे लिखा जाएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से लिखेंगे। अगर हम अल्पकालीन, अगर हमें लिखना हो अल्पकालीन उत्पादन रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको गाइस हम लिखेंगे QX इज इक्वल टू F ब्रैकेट L और K, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे बार, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। L है जी लेबर, क्या है, लेबर श्रम, और K क्या है, कैपिटल पूंजी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया केवल 2 ही साधन लेने हैं, लेबर और कैपिटल, श्रम और पूंजी। ये वाला जो है कौन सा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। Q क्या दिखा रहा है जी, Q आपको शो कर रहा है उत्पादन, क्या शो कर रहा है, Q शो कर रहा है X वस्तु का उत्पादन, ठीक है, X वस्तु का उत्पादन शो कर रहा है। L क्या कर रहा है, श्रम, K क्या कर रहा है, पूंजी। और मैंने यहाँ पे ये बार क्यों लगाई है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है स्थिर, क्या है ये, स्थिर वाला, ये एक स्थिर है और ये परिवर्ती है, ये क्या है, ये परिवर्ती साधन है, क्या है ये परिवर्ती है और ये स्थिर है। अल्पकाल में पूंजी को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एक स्थिर फैक्टर है, अभी मैंने आपको बताया।
लेकिन अगर मुझे दीर्घकालीन की अगर बात करनी हो, दीर्घकालीन उत्पादन फलन की, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे QX इज इक्वल टू F और L और K। अब यहां पर आप किसी पे भी बार नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि गाइज मैंने अभी आपको बताया दीर्घकाल में सभी साधन जो है वो परिवर्ती होते हैं। दीर्घकाल में हम सबको बदल सकते हैं। लाइन दिमाग में फिट कर लेनी है। दीर्घकाल में सभी संसाधन परिवर्ती संसाधन होते हैं, ना ही स्थिर का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि स्थिर को भी हम बदल सकते हैं, परिवर्ती को भी बदल सकते हैं, दोनों को ही बदल सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में स्थिर परिवर्ती का कोई चक्कर नहीं होता, सब परिवर्ती होते हैं। ये श्रम है, ठीक है, ये पूंजी है। F क्या होता है? F होता है जी फलन। क्या होता है? फलन। X वस्तु का उत्पादन श्रम, और ये हो गया आपका क्या? पूंजी। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कि जी 100 वस्तु का उत्पादन करना है, 100 वस्तु का उत्पादन करना है। मान लो मैंने जो है 5 लेबर लगा दी, ठीक है, और 4 कैपिटल लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई 100 वस्तु का उत्पादन करने के लिए 5 लेबर लग रही है और इतनी कैपिटल लग रही है। ये इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पर इसको बताना जरूरी समझा। तो अल्पकालीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दीर्घकालीन को कैसे करेंगे, बार लगाना जरूरी है, क्योंकि अल्पकाल में एक फैक्टर जो है वो स्थिर होता है, दीर्घकाल में लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी साधन जो है वो स्थिर नहीं होता है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, कह रहा है जी किसी विशेष अवधि में आगतों की किसी विशेष मात्रा से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। सूत्र रूप में TPP इज इक्वल टू APP इंटू में N, या AP इंटू में N भी कह सकते हो, या TPP इज इक्वल टू सिग्मा MPP। ये क्या 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 देखिए, कह रहे जी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आगतों की किसी विशेष मात्रा से, मतलब जितना भी हमारे पास इनपुट है, आगत क्या होते हैं? इनपुट। इनपुट की हमारे पास जितनी भी विशेष मात्रा है, जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है आगतों की, फर्म जो है उससे टोटल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे कुल उत्पाद। सूत्र रूप में हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई TP इज इक्वल टू AP इंटू में N, मतलब AP क्या है? औसत उत्पाद। N क्या है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। N जो है वो है परिवर्ती साधन। क्या है जी? परिवर्ती साधन। और ये क्या है? औसत उत्पाद। और ये क्या है? कुल उत्पाद। अब पहले बात करते हैं औसत उत्पाद क्या है। मान लीजिए पहले यहां देखते हैं, पहले देखते हैं औसत उत्पाद क्या है। कह रहा है जी ये प्रति इकाई परिवर्ती साधन का कुल भौतिक उत्पादन है। क्या बोल गया? ये बहुत ही ऊपर से गया होगा, 100% गारंटी है। ये प्रति इकाई परिवर्ती साधन, प्रति इकाई का मतलब एक, और परिवर्ती साधन अभी मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी परिवर्ती साधन है, मान लो उसमें लेबर ले ली मैंने, एक लेबर आपका कितना प्रोडक्शन करके दे रही है, एक लेबर आपका कितना प्रोडक्शन करके दे रही है, वो क्या है? वो औसत उत्पाद है। भाई 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सियां बना रहे थे। अगर मुझे ये पता करना हो एक श्रमिक मिलकर कितनी कुर्सी बना रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 100 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया? 10 कुर्सियां बना रहा है एक लेबर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है APP इज इक्वल टू TPP अपॉन में N, ठीक है। क्योंकि अगर TP का फॉर्मूला AP इंटू में N होता है, मुझे AP निकालना है, तो ये जो N मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। जो गुणा में होता है वो भाग में, जो भाग में होता है वो गुणा में, जो प्लस में होता है वो माइनस में, जो माइनस में होता है वो प्लस में चला जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब बात आती है सीमांत उत्पाद की। सीमांत उत्पाद का क्या मतलब होता है? कह रहा है जी परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, सभी बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पाद में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पाद कहते हैं। कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से टोटल प्रोडक्ट में आपकी जो इंक्रीमेंट हो रही है उसी को क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए 10 श्रमिक मिलके 100 कुर्सियां बना रहे थे, जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा श्रमिक लगाया 11वां, तो कुर्सियां बनने लगी 110, यानी सीमांत उत्पाद कितना है? 110 माइनस 100। इसमें से मैं इसको क्या कर दूंगा? डिडक्ट कर दूंगा, तो क्या निकल कर आ जाएगा? तो निकल कर आ जाएगा सीमांत उत्पाद। इसको सूत्र रूप में हम ऐसे लिखते हैं MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। क्या था ये? 110, पहले कितना बना रहे थे? 100, और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो 3 वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं।
कि भाई कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद क्या होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतनी तो मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मुद्दे पर कि ये हमने क्यों पढ़ा है। ये बकवास हमने अभी तक इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमारा जो अगला मुद्दा है जिसका नाम है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो लॉ है ये कहां पर अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है आपका शॉर्ट रन में। ठीक है, क्या कहता है ये नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा का सारा ध्यान आपका यही होना चाहिए। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। कह रहे जी यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए, मतलब जब स्थिर साधन जो है स्थिर रहते हैं, किसी परिवर्ती साधन की इकाई बढ़ाई जाती है, और केवल परिवर्ती साधन मतलब हम अगर आप केवल लेबर को बदलें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो होता क्या है, तो टीपीपी जो शुरू में है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर जो है घटती दर से बढ़ता है, और अंत में क्या हो जाएगा, अंत में जो है वो गिरने लगता है। ये क्या कहता है, ये कहता है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, कि भाई जब केवल फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं और केवल आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका टीपी पहले तो भाई बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर घटती दर से बढ़ेगा और अंत में गिरने लगेगा। अभी हम तीनों वर्ड पे डिस्कशन करेंगे, ये बढ़ती दर से बढ़ना, ये घटती दर से बढ़ना, ये क्या होता है। अगर हम इसको एमपीपी के संदर्भ में गाइस परिभाषित करें तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एमपी पहले बढ़ता है, पहले तो एमपी मैंने अभी आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाने से आपका टीपी में जो इंक्रीमेंट होती है उसे एमपी कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो एमपी बढ़ेगा, फिर जो है कम होने लगता है पर धनात्मक रहता है, और अंत में जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, ये क्या कह गया, इसको एक टेबुलर फॉर्म से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पर जो है श्रम की इकाइयां ली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको अभी बिल्कुल भी नहीं देखना है, केवल टीपी पर फोकस करना है। जब मैंने एक श्रमिक लगाया पहला, तो वो आपको कितनी प्रोडक्शन करके दे रहा था, 5 की। जब मैंने दूसरा लगाया फिर वो आपको करके दे रहा है 12 की, तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना, छठा इतना, सातवां इतना। ठीक है, अच्छा लेकिन एक गाइस आपको अब यहाँ पे इसको भूल जाइए, एपी को भूल जाइए। आपको अब यहाँ पे अगर एमपी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया कैसे निकलता है एमपी, पहले 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 12 में से 5 को घटाएंगे तो दूसरे श्रमिक ने कितनी इंक्रीमेंट करी है, 7 की इंक्रीमेंट करी है। तीसरे वाले ने कैसे करी है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे निकला है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को डिडक्ट करना है, 21 में से 12 गए, कितना आ जाएगा, 9। पहले वाले ने कितनी इंक्रीमेंट की, 5 की, दूसरे वाले ने 7 की, तीसरे वाले ने 9 की, बढ़े ही जा रहा है। पहले वाला श्रमिक लगाया तो 5, जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा श्रमिक लगाया उसने कुल उत्पाद में 7 की इंक्रीमेंट करी, फिर मैंने जैसे ही एक और एक्स्ट्रा लगाया तीसरा, तो उसने कितनी इंक्रीमेंट करके दी, 9 की। ठीक है, लेकिन अब मैंने जैसे ही चौथा लगाया तो उसने क्या करा, उसने इंक्रीमेंट तो हुई, कितनी हुई, 21 से 28 हो गई, कितनी इंक्रीमेंट हुई, 7 की इंक्रीमेंट हुई। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले ने करी 5 की, दूसरे ने 7 की, तीसरे ने 9 की, लेकिन चौथे वाले ने जो है 9 से कम की करी, कितने की, 7 की। फिर मैंने एक और लगाया तो कितने की करी उसने कर दी 2 की, और छठे ने लगाया उसने तो करी नहीं, 0। और जो 7वां लगाया वो उसने क्या करा, उनने तो सारा किस्सा ही खत्म कर दिया, क्या हो गया, -2 कर दिया। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि क्या हो रहा है गाइस। होता क्या है, जो ये पहली अवस्था है जहां पर एमपी बढ़ रहा था 5 से 7, 7 से 9, अभी हमने ऊपर पढ़ा है 2 वर्ड हैं, एक है बढ़ती दर से बढ़ना और एक है घटती दर से बढ़ना। ठीक है, तो ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, देखिए 1 से 2, 2 से 3 श्रमिक तक मेरा एमपी जो है वो बढ़ रहा था, पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कारक का बढ़ता प्रतिफल। क्या बोलते हैं, कारक का बढ़ता प्रतिफल। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका एमपी जो है, जो सीमांत उत्पाद होता है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, और इसी को जो है बढ़ती दर से बढ़ना कहते हैं, क्योंकि टीपी क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एमपी क्या हो रहा है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, इसलिए टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरी स्टेज में जैसे ही मैंने चौथा श्रमिक लगाया
उसने क्या करा, 9 से की कहां पर आ गया वो 7 पे। पांचवे वाले ने और भी बेकार, केवल 2 की ही इंक्रीमेंट करी, और छठे वाले ने तो 0, कोई इंक्रीमेंट ही नहीं करी, लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब 5 श्रमिक थे तब भी 30 की प्रोडक्शन हो रही थी, और जब 6 श्रमिक थे तब भी यहां पर 30 की ही प्रोडक्शन हो रही थी। छठा श्रमिक लगाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो चौथा लगाया उन्होंने तो कुछ करी भी थी, पांचवे ने और कम कर दी, छठे ने और कम कर दी। तो यहां पर क्या हुआ, टीपी बढ़ तो रहा है, देखो 21 से 28 हुआ, 28 से 30 हुआ, और 30 से फिर 30 ही हुआ। तो इसको कहते हैं घटती दर से बढ़ना। क्या बोलते हैं, घटती दर से बढ़ना। इसको जो है कहते हैं जी कारक का ह्रासमान प्रतिफल। क्या बोलते हैं, कारक का ह्रासमान प्रतिफल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोल कर आपको पी जाना है। इसको जो है, इसका दूसरा भी नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है जी दूसरा उत्पत्ति का क्रमागत, ये वाला नाम आपको ध्यान रखना है, उत्पत्ति का क्रमागत ह्रास नियम, ठीक है। अभी पढ़ते हैं ये क्या कहता है। इसी को कहते हैं जो ये एमपी घट रहा है। और तीसरी स्टेज में क्या हो गया, तीसरी स्टेज में जो है एमपी नेगेटिव हो गया, तो टीपीबी क्या हो गया, टीपीबी घट गया, ठीक है। टीपीबी क्या हो गया, टीपीबी घट गया। एपी की अगर हम बात करें एवरेज की, तो ये भी मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। टीपी को क्यू से डिवाइड कर देना है, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 28 डिवाइडेड बाय 4, ये ऐसे करके आप एपी जो है निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये मुद्दा हमने क्यों पढ़ा है, ये तो गई टेबुलर फॉर्म इसकी, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम। जो ये क्या कह रहा था कि भाई अगर स्थिर साधन जो है वो स्थिर रहे, मैंने यहाँ पे भूमि नहीं लिखी है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये भूमि भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप भूमि लिख लो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर भूमि भी लिख देता हूँ, क्योंकि भूमि जो है वो क्या होती है, भूमि जो है वो स्थिर साधन होती है, ठीक है। तो भूमि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़, ठीक है। तो ये सब एकड़ में है, ये हो गई मेरी स्थिर साधन, ठीक है। क्योंकि अल्पकाल में मैं भूमि को नहीं बदल सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा था, देखिए यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रहते हुए, मतलब भूमि जो है 1 एकड़ ही रहे, और उस पे जो है परिवर्ती साधन की इकाई बढ़ाती जाए, लेबर में उस पे जो है बढ़ाए जा रहा हूं, तो ऐसे उसमें क्या होगा, ऐसे उसमें जो आपका टीपी है पहले तो बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर आपका जो है घटती दर से बढ़ेगा, और फिर गिरने लगेगा। एमपीपी के संदर्भ में अगर इस नियम को बोलें तो क्या कहता है ये, एमपी पहले बढ़ता है फिर कम होने लगता है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका रीजन भी पढ़ेंगे गाइस कि ऐसा क्यों होता है। पहले इसका जो है फिगर देखते हैं, फिगर कैसे बनेगा। आप 2 तरीके से इसकी फिगर बना सकते हो, पहले वाली मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर तो बनाना है टीपी, और नीचे आपको बनाना है एमपी, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ पर एमपी बनाया है, और ये मैंने यहाँ पर जो है टीपी बनाया है। जब मैं उसी वाली टेबुलर फॉर्म को डेटा को प्रेजेंट कर दूंगा, तो टीपी यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेकर एम तक बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, ठीक है। एम से लेके एन तक घटती हुई दर से बढ़ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, लास्ट में टीपी गिर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल एमपी का भी मैंने बनाया है, 0 से लेके आर तक बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, आर से लेके Q2 तक घटती हुई दर से बढ़ रहा है, और लास्ट में जो है ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। जिस पॉइंट पर ये 0 है, यहाँ पर 0 है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टीपी जो है वो मैक्सिमम है। गाइस ये ऐसे ही आपको हवा में नहीं बना देना है कि लो जी यहाँ से यू कर दिया, यहाँ से यू कर दिया, हो गया काम। गाइस इसको बनाने का बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको बनाना है। जिस पॉइंट पे एमपी जो है मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो है फर्स्ट स्टेज जो है वो खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहले एमपी वाला कर्व ड्रॉ करना है, फिर टीपी वाला करना है, ठीक है। तभी जो है आपका अच्छे से बन पाएगा, अदरवाइज आपका जो है इसका अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसके मैक्सिमम पर ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पर फिनिश हो जानी चाहिए, जहां पर ये जो 0 हो रहा है वहां पर आपका टीपी जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये सेकेंड स्टेज कहलाती है। और जहां पर ये टीपी नेगेटिव हो गया और एमपी भी नेगेटिव हो गया, गिर गया, ये थर्ड स्टेज कहलाती है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन के गाइस बहुत ही ज्यादा नंबर हैं, बच्चे इसमें लिख नहीं पाते हैं, तो देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे। पहली स्टेज होती है टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तो चित्र में टीपी उत्पादन के OQ1 स्तर से OQ1 स्तर तक बढ़ती दर से बढ़ता है, तथा बिंदु O से M तक बढ़ने की यही प्रवृत्ति दर्शाता है जो मैंने ऊपर बताई आपको।
एमपीबी क्या हो रहा है, उत्पादन के ओ से आर तक जो है, या ओ से Q1 तक, ये यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, इसके बीच बढ़ता हुआ अपने अधिकतम बिंदु आर पर पहुंच जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये रहा। ठीक है, जहां पर पहली अवस्था समाप्त हो जाती है, इस क्षेत्र को परिवर्ती अनुपात के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर लिख के आनी है फर्स्ट स्टेज पर। ठीक है जी, अच्छा जी। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है। टीपी घटती दर से बढ़ता हुआ अपने अधिकतम बिंदु एन पर पहुंच जाता है और स्थिर हो जाता है। ये बिंदु m से n तक प्रतिबंधित होता है, जो Q1 से Q2 के बीच पड़ता है। एमपीबी घट जाता है पर धनात्मक रहता है। ये अवस्था बिंदु R से शुरू होकर Q2 तक पहुंचती है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ध्यान रहे, जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य होना चाहिए, ये मैंने भी आपको बताया। और इस क्षेत्र को परिवर्ती अनुपात के घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। ये भी पढ़ेंगे क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घटते प्रतिफल की अवस्था या क्रमागत का सिद्धांत, ये वाला ह्रासमान सिद्धांत। और तीसरी स्टेज पर क्या होता है, टीपी गिरना शुरू हो जाता है। एमपी ऋणात्मक हो जाता है। ये ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था है जो बिंदु Q2 से शुरू होकर वहां तक जाती है जहां तक एमपी ऋणात्मक होता है। यहाँ टीपी वक्र का ढलान ऋणात्मक हो जाता है। ये आपको तीनों स्टेज में जो है लिख कर आना है। तीनों का मैंने आपको जो है इसमें बता दिया। फिगर कौन सी बनानी है ये भी बना सकते हो, या दूसरी भी मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी बनानी है, वो भी देख लीजिए। आप इसमें गाइज ये वाली फिगर भी बनाकर आ सकते हो। ठीक है, अगर एक ही ग्राफ पे आपको बनाकर आना है, मैंने इसके अंदर जो है टीपी भी बना दिया है, एपी भी बना दिया है, और एमपी भी जो है मैंने इसमें क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने यहाँ पर जो है भूमि ले लिया है, 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़, श्रम ले लिया है 0 से लेके 9 तक, टीपी ले लिया, एमपी निकाल लिया इसी से, और एपी निकाल लिया, और इस डेटा को क्या कर दिया, इस डेटा को मैंने जो है प्लॉट कर दिया। ठीक है, वही वाला डेटा है और मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी बुक में ये वाला भी बना हो सकता है, तो आप ये भी बनाकर आ सकते हो। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज होगी गाइज वो कहां पर होगी, जहां पर ये देखेंगे ये वाला एमपी कर्व है, ये वाला एपी कर्व है, ऊपर वाला जो है टीपी वाला कर्व है, जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं 5वीं इकाई पर। ठीक है, वहां से लेकर जहां भी आ रहा है ऊपर, यहाँ पर आपकी जो है ये फर्स्ट स्टेज जो है फिनिश होगी। ठीक है, ये सेकंड और ये वाली थर्ड। ठीक है, ये आपको जो है अगर ये वाला बनाकर आना चाहते हो ये भी बना सकते हो, यहाँ पे तीनों के तीनों है। वो वाला बनाकर आना चाहते हो तो वो वाला भी आप जो है बनाकर आ सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। ठीक है, तो परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम क्या होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। पहली जो स्टेज थी वहां पर एमपी जो है वो बढ़ रहा था और टीपी भी जो है बढ़ती दर से बढ़ रहा था। तो हमें ये पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बढ़ते प्रतिफल की स्टेज जो है वो पहली स्टेज जो है क्यों होती है, क्या क्या उसके जो है रीजन है। मान लीजिए मेरे पास जो है एक जमीन है, ठीक है, जिसपे मुझे जो है कृषि करनी है। 1 एकड़ मेरे पास जमीन है। ठीक है, इसमें जो है मुझे 4 लोगों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पर जो है केवल 2 ही श्रमिक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जमीन कितने लोगों की है, जमीन है जी 4 लोगों की। भूमि जो है, जो भूमि है ये कौन सा साधन होता है, ये होता है जी स्थिर। और ये वाले कौन से साधन है, ये होते हैं जी परिवर्ती। ठीक है, जरूरत है 4 की लेकिन मेरे पास 2 ही है। क्या मैं अपनी भूमि का फुल्ली यूटिलाइज कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जरूरत वहां पे 4 लोगों की है और वहां पर कितने लोग हैं, वहां पर 2 लोग हैं केवल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं अपनी जमीन का पूरा उपयोग यही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लगा दूं, 2 लोग जितनी प्रोडक्शन कर रहे थे, मान लो ये जो 2 लोग हैं, ये यहाँ पे ये जो 2 लोग हैं मान लो 100 बना रहे थे। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा लगा दूं, मैंने 3 लगा दिए। अब तो 3 मान लीजिए कितनी कर रहे हैं, 120। क्या अभी भी मैं अपनी जमीन का फुल्ली यूटिलाइज कर रहा हूं, नहीं जी, अब भी मैं अपनी जमीन का फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरत 4 लोगों की है। अब मैंने चौथा लगा दिया, तो भैया ये लो चौथा भी लगाने से अब क्या हुआ, अब मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मान लीजिए अब हो रही है 150। तो अब क्या होगा, 4 तो लगा दिए, 4 की जरूरत थी, अब मैं अपनी उसका फुल्ली यूटिलाइज कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही अब मैं यहाँ 5वां लगाऊंगा, अब मैंने अगर यहाँ 5वां लगा दिया, जरूरत कितने की, 4 की। लेकिन गाइस अगर मैं अब यहाँ 5वां लगा दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पहले बात करते इतने मुद्दे की कि जितने की जरूरत थी
अगर मैं उतने लगा दूं, देखो हुआ क्या, जब आप अपने स्थिर साधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक परिवर्ती साधन ना हो, ठीक है। क्योंकि जितने की जरूरत है आपके पास उतने परिवर्ती, जमीन आपके पास इतनी बड़ी है, लोग वहां पे 2 ही रख रखे थे, आप और बंदे लगाओ, अपने परिवर्ती साधन बढ़ाओ, तो आपका टीपी क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में बढ़ेगा। तो जो पहला इसका रीजन है कि जो एमपी बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी आपका स्थिर साधनों का या स्थिर कारकों को भी कह सकते हो, स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। इसलिए पहली अवस्था में क्या होता है, इसलिए पहली अवस्था में एमपी जो है वो बढ़ता है और टीपी भी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, ठीक है। साथ के साथ जो दूसरा रीजन है वो ये है कि कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इसको आप श्रम विभाजन भी जो है कह सकते हो, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी कैसे इंक्रीज हो रही है, पहले आपके पास 2 ही बंदे थे, अब आपके पास कितने बंदे हैं, अब आपके पास 4 बंदे हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और क्या हुआ, आपका जो कुल उत्पाद है वो बढ़ा और एमपी भी हुआ बढ़ा। तीसरा जो क्या रीजन है इसका कि एमपी जो है वो आपका बढ़ रहा है, वो है जी कारकों में, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, कारकों में उचित समन्वय, कारकों में उचित समन्वय। समन्वय को क्या कहते हैं, समन्वय को कहते हैं गाइस कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं समन्वय को, समन्वय को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन किसमें, कारकों में, मतलब आपके जो फिक्स फैक्टर हैं और जो वेरिएबल फैक्टर हैं, जो फिक्स फैक्टर हैं और जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच में जो है बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज पर जो है आपका एमपी जो है वो बढ़ता है। जितने की जरूरत थी आपके पास परिवर्ती साधनों की, इतने साधन आप जो है लेकर आ गए हो, जिसकी वजह से आपके फिक्स फैक्टर का भी फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है और आपके परिवर्ती वाले का भी फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। दोनों के बीच का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। गाइज ऐसा कहा जाता है समन्वय जो है 2 और 2 इज इक्वल टू, ये कह सकते हो 4, एफिशिएंसी बढ़ती है 2 और 2 5 को भी पॉसिबल बनाता है। क्योंकि गाइज जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जहां पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तो गाइज आप कभी भी अपने टारगेट को जो है कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज पर क्या होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज पर जो है आपका एमपी जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। मेरे को यहाँ 4 बंदों की जरूरत थी, जैसे ही मैंने 5वां लगाया, जैसे ही मैंने 5वां लगाया, देखो पहले ने कितनी करके दी थी, 20 की, फिर 30 की, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने गाइस 5वां बंदा जो लगाया, आपकी बार 40 की होनी चाहिए थी, लेकिन ये 40 की करके नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे 190 आना चाहिए अब, ठीक है, तभी तो बढ़ती दर से बढ़ेगा। लेकिन अब 190 जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि गाइस जरूरत ही यहाँ पे 4 की है और मैं तो 5वां बेफालतू में उठा के लेकर आया हूँ। जरूरत जो है मेरे को यहाँ जमीन इतनी है और अब यहाँ पे क्या हो गया, लेबर ज्यादा हो गई। इसकी वजह से 5 लाऊंगा, 6 लाऊंगा, 7 लाऊंगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा अब इसी जमीन पर, जरूरत नहीं है मुझे, जरूरत 4 ही की थी। अब उसके बाद में जितने भी लेकर आ रहा हूं वो मेरी टीपी को बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन कौन सी दर से, घटती हुई दर से। जैसे इसने पहले 20 की बढ़ा दी, फिर 30 की बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन ये जो 5वां आएगा ये मान लीजिए 25 की बढ़ाएगा, फिर ये 20 की बढ़ा देगा, फिर ये 10 की बढ़ा देगा, और फिर जो 7वां लेकर आऊंगा वो तो 0 ही कर देगा, ठीक है। तो 7वां लाने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। और जो 8वां लेकर आऊंगा वो क्या करेगा, वो तो बिल्कुल ना के बराबर, जितनी हो रही थी प्रोडक्शन उसको भी क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो गाइस सेकंड स्टेज को क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेकंड स्टेज में आपका एमपी जो है वो घट जाता है। गाइज एमपी क्यों घट रहा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उतने लोगों की, आप बेफालतू में लेकर आ रहे हो, आपके पास स्थिर साधन ही नहीं है। तो पहले इस पे थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि ये क्या होता है सेकंड स्टेज, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, देखिए। सो गाइज ये है सेकंड स्टेज, इसको कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल का नियम यहाँ पर लागू होता है। इसका नाम मैंने भी आपको बताया, उत्पत्ति का क्रमागत ह्रास नियम भी जो है इसको कहते हैं। अब ये क्या कहता है, ये इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको बताइए, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये क्या कहता है
कह रहा है जी अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए, मतलब भूमि आपके पास अगर स्थिर रहे और एक परिवर्ती साधनों में वृद्धि की जाए तो होगा क्या, तो एक स्तर के बाद आपका जो सीमांत भौतिक उत्पाद है वो क्या होगा, वो घटने लग जाएगा। कि पहले तो आप बढ़ाते जाओ, टीपी पहले आपका बढ़ती दर से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा कर दोगे, एक जमीन पे 4 लोगों की जरूरत थी, आप जैसे ही 5वां 6वां और 7वां लेकर आओगे ना, तो वो कंजर क्या करेंगे, वो आपका टीपी बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन बढ़ती हुई दर से नहीं, वो घटती हुई दर से बढ़ाएंगे। जैसे कि भूमि आपके पास 1 एकड़ थी, पहले वाला जो श्रमिक है 20 का उत्पादन कर रहा था, एमपी हो गया 20, दूसरे वाले ने कितनी करी 15 की, तीसरे वाले ने 10 की और चौथे वाले ने 5 की। क्योंकि गाइज इससे पहले टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ चुका है, ठीक है। अब आप जितने भी एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो वो आपका टीपी बढ़ा तो रहे हैं लेकिन घटती हुई दर से बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से आपका जो एमपी का कर्व है वो कैसे जाएगा, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और एक टाइम ऐसा होगा ये 0 भी हो जाएगा। अगर मैं 5वां लेकर आ जाऊं तो एमपी जो है वो 0 भी हो जाएगा। तो इसका जो कर्व है आपका कुछ इस तरीके से जो है बनता है। ये लॉ क्या है, हरासमान प्रतिफल का नियम, कि भाई आप परिवर्ती साधन जो है बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका टीपी जो है वो घटती हुई दर से बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जरूरत ही नहीं है, आप फिर भी जो है उन लोगों को लेकर क्या कर रहे हो, आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई बात। अब हमें पढ़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जो है क्या क्या रीजन है कि एमपी क्यों घट रहा है। सो गाइस इसके भी जो है 3 रीजन होते हैं कारक के घटते प्रतिफल के कारण। सबसे पहला है परिवर्ती कारकों की दक्षता में कमी। भाई 4 बंदों की जरूरत थी, जब तक 4 थे एफिशिएंसी बढ़ रही थी, पूरी दक्षता से काम कर रहे थे, लेकिन मेरे को अब जरूरत भी नहीं थी। मैं 5वां लेकर आया, 6वां लेकर आया, 7वां लेकर आया, जिसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहला रीजन कि एमपी क्यों घट रहा है, एमपी बढ़ने की जगह घट रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके परिवर्ती साधन है श्रमिक, उनकी दक्षता में क्या हो रही है, उनकी दक्षता में कमी आ रही है, जिसकी वजह से आपका एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे, दूसरा क्या रीजन है, आपका एमपी क्यों घट रहा है, टीपी घटती हुई दर से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो है कम समन्वय, भाई वो जो है मिलजुल कर काम नहीं करेंगे। 4 लोगों की जरूरत थी, सब मिल बांट के काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 5वां 6वां 7वां 8वें कंजर आए तो उन्होंने क्या करा, वो भैया कोऑर्डिनेशन मिलजुल कर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका एमपी जो है बढ़ने की जगह क्या हो रहा है, घट रहा है। साथ के साथ इसका जो तीसरा रीजन है वो ये है कि ये जो अपूर्ण कारक स्थानापन, इसका क्या मतलब होता है कि भाई मेरे पास, मैं केवल किसको, परिवर्ती को बढ़ाए जा रहा हूं, स्थिर को नहीं बढ़ा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे को जरूरत तो थी नहीं। भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या तो दोनों ही फैक्टर को बढ़ाओ, लेकिन आप दोनों को बढ़ा ही नहीं सकते अल्पकाल में, क्योंकि भूमि जो है वो स्थिर है। आपको भूमि को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हो, दीर्घ काल में, शॉर्ट टर्म में तो बढ़ा ही नहीं सकते। तो अभी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी आप बढ़ा रहे हो, केवल परिवर्ती साधन बढ़ाए जा रहे हो, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका टीपी जो है वो घटता है, और इसी को दूसरी स्टेज में ही ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके रीजन। लेकिन गाइज आपको अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सारा का सारा फोकस आपको जो है यही रखना है। क्या कह रहा हूं मैं, क्या ये वाला जो लॉ है हरासमान प्रतिफल का नियम, आपको इसकी उपयुक्तता बतानी है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये जो है कहां कहां एप्लीकेबल होता है। क्या ये हर जगह एप्लीकेबल होता है? गाइस पहले ये माना जाता था कि ये वाला जो लॉ है हरासमान प्रतिफल का नियम, इसकी इंपॉर्टेंस की बता रहा हूं, इसकी नीड की, ठीक है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ ली जाती है कि इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, इसकी नीड बताओ कि क्या क्या है। गाइस पहले ये माना जाता था कि ये वाला जो लॉ है हरासमान प्रतिफल का नियम, ये वहां पर जो है ज्यादा अप्लाई होगा जहां पर भूमि का यूज होगा। क्या बोला मैंने, ये वहां पर जो है ज्यादा अप्लाई होगा जहां पर जो है भूमि का यूज होगा, क्योंकि भूमि जो है वो क्या है, एक स्थिर साधन होती है, ठीक है। तो वहां पर इसको ज्यादा माना जाता था। लेकिन गाइस बाद में ये रियलाइज हुआ कि वो वाले सारे उद्योग जहां पर भूमि और श्रम का यूज होता है, जहां पर भूमि
और श्रम का यूज होता है। अगर देखो हम जैसे जैसे भूमि और श्रम लगाते रहेंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन ये वाला लॉ कहता है आपकी घटेगी। लेकिन गाइज ये निर्माणी जो उद्योग होते हैं, निर्माणी उद्योग जहां पर भूमि और श्रम का जो है यूज होता है, गाइज एक टाइम जरूर ऐसा आएगा उस इंडस्ट्री में भी जहां पर आपको ज्यादा लेबर और ज्यादा कैपिटल लगाने से आपकी प्रोडक्शन जो है बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, बढ़ने की जगह घट जाएगी। तो गाइज ये वाला जो लॉ है ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो निर्माणी उद्योग हो, चाहे वहां पे भूमि का यूज हो रहा हो, चाहे भूमि का यूज नहीं हो रहा हो, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा। एक टाइम एक स्टेज हमेशा ऐसी आएगी जहां पे आपका टीपी और जो एमपी है वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों जो है घटेंगे। तो गाइस इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी अपवाद नहीं है, ये वाला जो लॉ है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसी लॉ के बेस पे गाइस बहुत सारे इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे सिद्धांत भी जो है बने हुए हैं इसी लॉ के अकॉर्डिंगली। जैसे रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है वो भी जो है इसी नियम पर आधारित है। जो माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है वो भी जो है गाइज इसी वाले नियम पर आधारित है। मांग के सिद्धांत में जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता है वो भी इसी के अंदर है, इसी के नियम पे आधारित है। और वितरण के सिद्धांत में ह्रासमान सीमांत भौतिक उत्पादकता का जो नियम है वो भी इसी के ऊपर आधारित है। तो गाइज इस वाले लॉ की जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एक तो यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होता है और इसके बेस पे कई सारे सिद्धांत हैं जो इकोनॉमिक्स में बने हुए हैं। मैंने आपको नाम भी अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस आपसे पूछ लेता है इसकी ह्रासमान प्रतिफल के, तो आप ये सारी की सारी चीजें लिख सकते हो जो बकवास मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब गाइस ये वाला जो लॉ है आपका परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, ये जो है कुछ अजम्पशन पर बना हुआ है। वो कौन सी अजम्पशन है, 3-4 अजम्पशन है इनकी, उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो पहली जो गाइस यहाँ पर अजम्पशन है वो ये है कि भाई आपकी उत्पादन की तकनीक में जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो उसी टेक्नोलॉजी पे आप लगे रहिए, आप अपनी टेक्नोलॉजी को जो है चेंज नहीं कर सकते हो। ये परिवर्ती अनुपात के नियम की जो है सबसे पहली जो है मान्यता है, ये अजम्पशन है। दूसरी जो है वो ये है कि जी परिवर्ती साधन की सभी इकाइयां जो है वो समरूप हैं, एक जैसी हैं, होमोजीनियस हैं। मतलब कि अगर आप जो श्रमिक लगा रहे हो, मान लो आपने 10 श्रमिक लगा दिए, तो वो भैया 10 के 10 श्रमिक मान लीजिए या तो सारे के सारे ही अनपढ़ हैं, ठीक है, एक जैसे होने चाहिए। समरूप मतलब एक जैसे, या तो सारे के सारे ही अनपढ़ होने चाहिए या सारे के सारे पढ़े लिखे होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने 10 के 10 श्रमिक लगा दिए अनपढ़ और 11वां पढ़ा लिखा लगा रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो समरूप नहीं है। तो दूसरी अजम्पशन ये है इसकी कि सारे के सारे एक जैसे ही हैं, जितने भी आपके परिवर्ती साधन है समरूप हैं। और तीसरा जो है कि वह अनुपात जिसमें उत्पादन के कारकों को जोड़ा जाता है, मतलब जिस रेशो में आप अपने प्रोडक्शन के कारक जो फैक्टर जोड़ रहे हो उसे जो है यहाँ पर आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये 3 मान्यताएं हैं, ये 3 अजम्पशन हैं जिसके बेस पे क्या है, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का जो नियम है वो बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम से आपसे पूछ लेता है तो आप इसमें जो है ये लिखकर आ सकते हो। तो गाइज यहाँ पर जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो कौन सी अवस्था में रहे, पहली में रहे, दूसरी में रहे, तीसरी में रहे, कौन सी अवस्था में जो है उसको प्रोडक्शन करनी चाहिए, ये जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या लगता है, देखिए इसको आप फिगर से समझेंगे। देखिए पहली अवस्था की अगर हम बात करें बढ़ते प्रतिफल की, पहले 5 आया, 12 आया, 21, क्या हम अपनी प्रोडक्शन को यहीं रोक दें? नहीं, यहाँ पे हमारे लिए रोकना जो है बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ये जो 21 है गाइस ये मेरा मैक्सिमम नहीं है, मैं इससे आगे भी प्रोडक्शन कर सकता हूं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 28-30। तो पहली अवस्था में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात करें तीसरी अवस्था की, तीसरी अवस्था में क्या रहना फायदेमंद है, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा लगाने से आपकी प्रोडक्शन घट रही है, तो यहाँ तो कोई पागल ही होगा जो तीसरी अवस्था में प्रोड्यूसर रहेगा कि एक एक्स्ट्रा आपका जब श्रमिक लगा रहे हो तो आपका टीपी जो है वो घट रहा है, तो यहाँ पर भी जो है रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बात करें अगर सेकंड की, गाइस सेकंड जो स्टेज होती है वो सबसे बेस्ट स्टेज है, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम है। देखिए फर्स्ट पे रह नहीं सकते क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं था, थर्ड पर रह नहीं सकते क्योंकि वह नेगेटिव हो रहा है, बची सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर कोई भी प्रोड्यूसर रहना क्या करेगा, पसंद करेगा।
भले ही आपका टीपी घटती हुई दर से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो। आप अपने साधनों का कह सकते हो फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो। कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो मैक्सिमम, वो यहाँ पर सेकंड स्टेज पे आपको दिख ही रहा है। तो अगर आपसे वो ये पूछ ले कि भाई आप अगर एक प्रोड्यूसर हो तो आप कौन सी स्टेज पर रहना पसंद करोगे, तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है सेकंड स्टेज पर रहना पसंद करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब दो एक छोटे से और टॉपिक हैं कि टीपी और एमपी और एपी में क्या संबंध होता है, ये और देख लीजिए बस। सो गाइज, अगर वो आपसे टीपी और एमपी में संबंध पूछ ले कि टीपी और एमपी में क्या संबंध होता है, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, बट अगर थ्योरेटिकल और देख लीजिए। भाई टीपी जो है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, जब एमपी तो एमपी भी बढ़ेगा, ठीक है। टीपी अगर घटती हुई दर से बढ़ेगा तो एमपी भी घटता है पर धनात्मक रहता है, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। टीपी अधिकतम तब होता है जब एमपी शून्य होता है, ठीक है, कर्व से अभी हमने देख ही लिया है। और टीपी जो है तब गिरता है जब एमपी जो है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। तो टीपी और एमपी के बीच में जो है ये चार रिलेशन होते हैं। बात करें अगर एमपी और एपी की, तो जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, आगे पीछे टेबल में हमने देख ही लिया है। जब एमपी एपी के बराबर होता है तो एपी अधिकतम होता है, जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी घटता है। शुरू में एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं, परंतु एमपी एपी से पहले अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। इसको मैं टेबल से आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहां पर देखेंगे, जब आपका एमपी जो है, एमपी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, एमपी जो है वो एपी से ज्यादा है, ठीक है। देख लीजिए 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है। जब एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी बढ़ रहा है। जब आपका एमपी जो है 5, 4, 2, 0, जब एमपी एपी से कम है तो ये क्या हो रहा है, देखो ये घट रहा है। और जब एमपी और एपी दोनों बराबर हैं, जब एमपी और एपी दोनों बराबर हैं तो एपी क्या है, एपी मैक्सिमम है। उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। और शुरू में तो दोनों ही बढ़ते हैं, बट एमपी जो है वो पहले अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया है, जैसे कि आप यहां देख ही रहे हो। मान लीजिए इसको आर नाम दे दीजिए, इसका मैक्सिमम है, ठीक है, एपी से पहले ही। तो ये रिलेशन है। अगर एमपी और एपी में आपसे वो पूछ लेता है तो आप इसके ये सारा का सारा जो है लिख कर आ सकते हो, एमपी और एपी का। टीपी और एमपी का बोले तो आप ये लिख कर आ सकते हो। तो भाई ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। जो दूसरा है दीर्घकालीन पैमाने के प्रतिफल का नियम, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।